नमस्कार, मैं मनोज मनु। पहलगांव हमले के बाद आतंकियों के समूल नाश का जो प्रण मोदी सरकार ने लिया उसे पूरा कर दिखाया। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके और पाकिस्तान में लश्कर और जैश के न सिर्फ हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि 100 से ज्यादा आतंकियों को भी मिसाइल अटैक में ढेर कर दिया। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का तो कुनबा ही ढेर हो गया। निर्दोष और मासूमों की जान लेने वाले मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों की जान गई तो वो खुद अपनी मौत की भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दो तस्वीरें सामने आई हैं। लश्कर तैयबा और जैश के ट्रेनिंग कैंप्स के ध्वस्त होने की। 100 से ज्यादा, जी हां, 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की तस्वीरें दुनिया ने देखी। भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जिन्होंने पूरी दुनिया को एक बार फिर यह सबूत दे दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकियों का न सिर्फ पालती है बल्कि उनकी सुरक्षा भी करती है, रक्षा भी करती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की सूची में आतंकी घोषित है और उसी मसूद अजहर के सामने उसके परिवार को शहीदों की तरह नवाजा जा रहा है, बल्कि उनके ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा भी लपेटा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से पाक फिर बेनकाब। पाकिस्तान का गुनाह, आतंकियों को पनाह। पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, पोसता है। आतंकियों का जनाजा पाक सेना ने दिया कंधा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ताबूत पर पाकिस्तान का झंडा लिपटा है। जनाजे में पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। जनाजे के साथ पाक सेना के बड़े अधिकारी, पुलिस और आईएसआई के अधिकारी ऐसे चल रहे हैं जैसे ताबूत में बंद शख्स सेना का कोई बड़ा अधिकारी हो जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ताबूत में बंद लाश ना तो किसी जवान और ना ही सैन्य अधिकारी की है और ना ही पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बानी दी है। ताबूत में बंद लाश है लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी की, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ढेर कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। 6 से 7 मई की आधी रात को पीओके और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कई आतंकी मारे गए। ताबूत में भी लश्कर का ही आतंकी अब्दुल रऊफ है, जिसे पाकिस्तानी सेना सलामी दे रही है। उसके जनाजे में सेना के अधिकारी गमजदा हैं, जार जार रो रहे हैं। इन तस्वीरों ने आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान के गठजोड़ को फिर से दुनिया के सामने ला दिया है। पाकिस्तान जितनी भी सफाई दे, उसका आतंकवाद के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सेना ही जिहाद के नाम पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद देती है, उनका पालन पोषण करती है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से
और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। पहलगांव में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान की इसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का नाम देकर पाकिस्तान दुनिया को झांसा देता रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पाक सेना आतंकियों के साथ पाक सेना के अधिकारी खड़े देखे गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर के बीच के संबंधों का कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में खुलासा हो चुका है। पाक सेना की आतंकियों से करीबी रिश्ते की ये ताजा तस्वीरें पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेके एस परिहार साहब, मनन द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, एक सवाल मेरा ये है, हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब भी पाकिस्तान पहुंचता है तो वो कहता है कि साहब हमारी जमीन का इस्तेमाल तो आतंकवादियों के लिए होता ही नहीं है, हम कैंपों में आतंकवादी पालते ही नहीं हैं, हम आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते ही नहीं हैं। लेकिन ये जो भारत ने मिसाइल स्ट्राइक की है, इस स्ट्राइक में वो ताज़ा तस्वीरें पूरी दुनिया ने देख ली हैं कि कैसे, देखिए, मस्जिद बनाई गई, इन मस्जिद में आतंकवादियों को रखा गया, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चलाए गए, और जब मिसाइल ने हमला किया तो सबूत बाहर आ गए। कुछ सबूत जिंदा थे और बहुत सारे सबूत मर गए, और उसी में मसूद अजहर बिलबिला गया कि साहब मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। यानी कि ये तो सारे सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद मरे हुए आतंकवादियों पर पाकिस्तान का झंडा लपेटकर आप उनको शहीद बना रहे हैं। पाकिस्तान की सेना उनको सलामी दे रही है, सर झुकाकर आंखों में आंसू बहा रही है। ये क्या संकेत है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एक पाकिस्तान द्वारा रचित एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बातचीत है, और उनका जो प्रॉक्सी वॉर है, जो उनके जो जनरल परवेज मुशर्रफ वगैरह, उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो भी ये बात करते थे कि भाई 1000 कट से हम लोग इंडिया को ब्लीड करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आजकल इंटेलिजेंस का सेटअप है, जिस तरीके से भारत, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और बाकी के जो कंट्रीज हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के हमारे एलाइड कंट्रीज, तो उन सबको पता रहता है कि कौन सा कंट्री क्या कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भारत को एविडेंस देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें तो 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था, तो GWOT का गठन हुआ था, द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। उसके तहत एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस बनाई गई थी अंतरराष्ट्रीय विधि में और यूनाइटेड नेशंस के नैरेटिव में। 1373 यूएनएससी का रिजोल्यूशन आया, उसके बाद 1535 यूएनएससी का रिजोल्यूशन आया। तो उन्होंने हर कंट्री को ये ताकीद की, इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप एनुअल रिपोर्ट्स हम लोगों को देंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं, और आप लोगों ने क्या क्या रिफॉर्म लाए हैं अपनी पुलिसिंग में और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज में इस साल भर के दौरान, और कहां गलतियां हुई और कहां टेररिस्ट अटैक आपके देश में, आपके राष्ट्र में हुए। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह अवधारणा होती है रिजीम की। तो रिजीम के चलते ये रिजीम बहुत पहले से एक्टिव है, और जो विक्टिम कंट्रीज हैं टेररिज्म के, जैसे इजराइल, भारत और अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज ने सब कुछ सहा है, और पर हम लोगों ने भी अच्छी सीख ली है इजराइल से और अमेरिका से कि टेकिंग आउट टेररिस्ट, मतलब उनमें, उनके घर में घुस के ही मारना। तो एक तरीके से एक और अंतरराष्ट्रीय विधि का नियम है प्रीएम्पशन, जिसको मैं हिंदी में समझाता हूं। प्रीएम्पशन का मतलब है कि अगर हमको शक है, संदेह है, शुबा है कि टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, और वहां की सरकार एक तरीके से एक टेरर संकाय की तरह चल रही है, और वहां के जो मदरसे हैं वो भी टेरर संकाय वहां पर होती है, टेरर फैकल्टी वहां पर होती है, रेडिकलाइजेशन होता है। तो प्रीएम्प्ट करके हमारी सरकार ने, हमारी वीर और हमारी डिटरमिन्ड सेना ने वहां पर ऑपरेशन सिंदूर किया है। तो एक तरीके से अब देखने वाली बात यह है कि कहीं ये
एसिमेट्रिक वॉर फुल फ्लेजेड कन्वेंशनल वॉर में तब्दील होगा या नहीं होने हालांकि जाए। पाकिस्तान की तरफ ये से तो डर धमकी दी पाकिस्तान जा को रही है, है हमको नहीं। संसद में इसी तरह की धमकी दी है कि भाई समय और जगह हम तय करेंगे, हम हमला जरूर करेंगे, क्योंकि ये वॉर एक्ट है। परियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। परियार साहब, आज चूंकि भारत जश्न मना रहा है, पहलगांव हमले में जो भारत के लोग मारे गए उनका बदला आज लेने की कोशिश की गई है, और एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को समझ में आ गई होगी। सबसे बड़ी बात है कि हर हमले की रिकॉर्डिंग की गई है। रिकॉर्डिंग इसलिए संभाल के की गई है क्योंकि पता था कि पाकिस्तान क्या आरोप लगाएगा। पाकिस्तान आरोप लगा भी रहा है कि सब मस्जिदों पर हमले किए गए और जो सिविलियंस हैं उनके ठिकाने पर हमले किए, लेकिन भारत के पास सारी रिकॉर्डिंग है और उन रिकॉर्डिंग को भारत सरकार ने जारी भी कर दिया है, दिखा भी दिया है, तमाम डिप्लोमेट्स को भी दिखाया है, राजदूत को भी दिखाया है और दूसरे देशों को भी अपने ऑपरेशन की जानकारी दे दी है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है, अगर कोई निशाना चूक जाता और वाकई ये मिसाइल सिविलियंस में चली जाती तो एक बड़ी घटना हो जाती और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बवाल मचा देता। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत ने इस हमले में मिसाइल स्ट्राइक ही क्यों की और मिसाइल स्ट्राइक में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, जो राफेल सिस्टम है इसकी शुरुआत होती है कि आपके पास में 4.5 और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए और उससे जो है उसमें कॉम्पिटेबिलिटी के मिसाइल्स उसमें होते हैं। तो आज की डेट में राफेल जो है वो भारत के पास में सबसे आधुनिक फाइटर जेट है जी। और इसके अलावा हमारे पास में मिराज जो है वो एयर स्ट्राइक में बालाकोट में यूज हुए थे, वो इसका पुराने हैं। और दूसरा सुखोई का जो मॉडिफाइड मॉडल है उसमें भी ये लग सकते हैं। तो सरफेस टू ये एयर टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं और ये मिसाइल जो हैं इनका जो खास करके जो स्कैल्प मिसाइल है जिसको स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहते हैं, इसकी खासियत ये है कि ये कोई भी स्टैटिक या कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये ध्वस्त कर सकता है। और यही वजह है कि जो राफेल के साथ में इसका कंपेटेबिलिटी है और राफेल और स्कैल्प मिसाइल के जो यूज हैं वो काफ़ी बार दुनिया में अलग अलग उसमें युद्धों में और ऑपरेशंस में हो चुके हैं। ये वेल टेस्टेड मिसाइल सिस्टम हमारे पास में है। अगर आप इसकी मिसाइल की खासियत देखें, आपने कहा कि अगर ये इधर उधर चला जाता और कुछ दूसरे टारगेट पे जाता तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक बड़ी क्विक एयर टू सरफेस अटैक फिक्स टारगेट पे जाने वाली मिसाइल जो है इसका वेट करीब 1300 ग्राम है और करीब 5 मीटर की इसकी लंबाई होती है, 630 मिलीमीटर का इसकी विड्थ है और इसमें जो है टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो इसकी स्पीड को करीब करीब ध्वनि की गति तक ले आता है। 1100-1200 किलोमीटर की रफ्तार ये पकड़ लेती है। अब टारगेट की बात होती है कि अंधेरे का टाइम है, टारगेट ऐसे हैं तो ये डायरेक्ट हिट नहीं करती है। ये मिसाइल डायरेक्ट हिट नहीं करती है। ये मिसाइल पहले वर्टिकली अप जाती है ताकि ये नेविगेशन सिस्टम जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उससे ये जो है अपने टारगेट को री आइडेंटिफाई करती है और उस पर डायरेक्ट हिट करती है। फिर ये नीचे वर्टिकली अप डाउन होती है और उसको हिट करती है। इसकी वजह से इसकी जो कैपेबिलिटी है वो प्रिसीजन में काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है। तो यही खासियत की वजह से भारत में और क्योंकि हाँ, क्योंकि एक आम परियार साहब एक आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो इन मिसाइल्स ने ऐसे अटैक किया है जैसे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे आई, यानी कि लिफ्ट बनाने के लिए कोई जगह बनाई गई हो। बिल्कुल पिन पॉइंट जिसे कहते हैं उस तरीके से हमला किया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही करती है, ऊपर जाती है वहां से पूरा वो एरियल व्यू करके ऑटोमेटिकली नीचे आती है। इसमें एक ही बात है कि ये वन टाइम मिसाइल है कि आपने फायर कर दिया और भूल जाइए। अगर इसका किसी वजह से नेविगेशन सिस्टम में कोई डिस्टर्ब हुआ तो ये इधर उधर फिर आप उसको रिकरेक्ट उसको आप नहीं कर सकते हैं। बट अदरवाइज ये मिसाइल बहुत सक्सेसफुल है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इसको यूज किया है, ईरान में भी, इराक वार में इसके यूज हुए हैं। तो ये हर तरह से ये वेल टेस्टेड है और इसकी कैपेबिलिटी और सक्सेस रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो राफेल का कॉम्बिनेशन विद स्कैल्प और हमारे फाइटर पायलट जो इसको हैंडल करते हैं वो इसमें बहुत काफ़ी कुछ इसमें मायने रखते हैं। काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। मनन द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। मनन द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब देखा जाए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि अब भारत का रुख क्या होगा, पाकिस्तान का रुख क्या होगा, और भारत कभी भी पहल नहीं करता। भारत ने जब ये हमला किया
और हमले के बाद पूरे विश्व के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिविलियंस के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, हमला किया है और वो हमारा अधिकार है। लेकिन भारत तैयार है और भारत कह रहा है कि ये अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। भारत भी मानता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा और निश्चित तौर पर वो सिविलियंस को निशाना बनाएगा, वो बना भी रहा है। सीमाओं पर लगातार इस तरह के हमले वो कर रहा है। तो क्या अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है तो भारत फिर उसे उसी की भाषा में जवाब देगा? और जिस तरीके से एक्ट ऑफ वॉर का जिक्र शाहबाज कर रहे थे, क्या वाकई ये वॉर में बदल सकता है, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एस्केलेट तो पूरा के पूरा ये मसला होगा। और मसला क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की एक्ट में है और इसके लिए सारे नागरिक और सरकार कंसर्न है। पर सबसे बड़ी बात हम ये देखें कि जब भी आतंकवाद फैलता है, कोई आतंकवादी को स्पॉन्सर करता है आतंकवाद को, तो वहां पर कोलेटरल डैमेज का फालतू का हवा और फालतू का प्रोपेगेंडा किया जाता है। जैसे कि हम देखें कि इजराइल का एग्जांपल लें, कश्मीर का भी एग्जांपल पहले जब 80s के एंड में और 90s में हुआ करता था, टेररिस्ट क्या करते थे कि उस समय मारुति वैन बड़ा ही भयावह व्हीकल बन गई थी। तो उसमें क्या होता था कि वो अपना स्लाइडिंग डोर खोलते थे, अपनी AK-47 या उनकी गन्स निकालते थे और लोगों में, लाल चौक में, आधा क्षेत्रों में, जब अपने एक्मे पे था टेररिज्म, लोगों के बीच में छुप के, मतलब सिविलियंस के बीच में छुप के वो लोग अटैक करते थे और लोगों को मैसाकर करते थे और शोर मचाया जाता था। जब हमारी आर्मी उनके ऊपर काउंटर मूव करती थी, सिक्योरिटी एजेंसी जब उन पे फायर करती थी, तो ऐसी चीज सामने आती थी कि सिविलियंस भी हैं उसमें हताहत हो जाते थे। इजराइल में भी यही शोर मचाया हमास ने कहा कि आप तो हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं। पर आप बताएं कि सरकार क्या करे जब जो आतंकवादी हॉस्पिटल में ही छुपे हुए हों, लोगों के घरों में पनाह प्राप्त किए हुए हों। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुरंगें भी जहां पर हमास के मिसाइल और असला छुपा हुआ है, वो सारा हॉस्पिटल के गर्भ में या हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही हो। तो कोलेटरल डैमेज का जो चीज है, जो कैनार्ड खड़ा करते हैं ये आतंकवादी संगठन, वो कैनार्ड हमको भी इस चीज को थोड़ा और एम्पलीफाई करना चाहिए, क्योंकि जो गोलीबारी अभी कश्मीर में हो रही है, आर्टिलरी फायर हमारे सैनिक और हमारे सिविलियंस झेल रहे हैं। तो ऐसी कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं कि हमारे सिविलियंस जो बॉर्डर में हमारे भाई हैं, बहन हैं, बॉर्डर एरियाज में, उनको कुछ लोग घायल भी हुए हैं और कुछ हानि उनके घरों को भी पहुंची है। तो जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात है, भारत को, अमेरिका को और इजराइल को पिछले 50 वर्षों से टारगेट किया जाता रहा है कि आप लोग इनोसेंट सिविलियंस को मारते हैं और टेररिस्ट को नहीं मारते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है एसिमेट्रिक वॉरफेयर की, इंसर्जेंसी की, कि जो स्टेट है, स्टेट फोर्सेस को बदनाम किया जाए। और जहां तक इंटरनेशनल ओपिनियन की बात है, मुझे लगता है कि जैसे कि अपने जनरल साहब ने पहले कहा, एक हफ्ते तक, 4-5 दिन के अंदर युद्ध अगर हुआ, एस्केलेशन हुआ, तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक वाइटल्स ये अलाउ नहीं करेंगे कि वॉर आगे चले या किसी भी तरह का स्कर्मिश आगे चले। किसी ने, मनन साहब, उम्मीद नहीं की थी कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतना लंबा चल जाएगा, क्योंकि रशिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति था, लेकिन बावजूद इसके चल गया और अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक बार शुरुआत करना आपके हाथ में, लेकिन खत्म आप कर लेंगे ये नहीं कहा जा सकता। कब कर लेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। परियार साहब, देखिए, आपने यूक्रेन वार का उदाहरण दिया, तो यूक्रेन वार तो यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू ही नहीं हुआ। वो तो जो बाइडेन और पुतिन के बीच में शुरू हुआ। यूक्रेन तो उसमें एक पपेट था और सारे सपोर्ट जो है वो उसको, जो बाइडेन की गवर्नमेंट रहते हुए उन्होंने और नाटो ने दिए। जैसे ही बाइडेन साहब गए, ट्रंप गए, अब यूक्रेन जो है वो कमजोर पड़ रहा है, बिकॉज ट्रंप जो है वो पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर एक्सटर्नल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो, अब रहा सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी आएगी। अमेरिका तो आने से रहा, चाइना आएगा। आप देख लीजिए, जो मेरी मेमोरी है 62 वार के वक्त में मैं 5-6 साल का था, तब से मुझे थोड़ी याददाश्त है, 65 की ज़्यादा, 71 की पूरी है।
और तब से मैं देख रहा हूँ कि चाइना ने आज तक कोई युद्ध, पहली बात तो खुद डायरेक्ट लड़के जीता ही नहीं है 62 के बाद में। दूसरी बात, उन्होंने किसी दूसरे देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं है। तो चाइना जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको करेगा, कुछ हथियार वगैरह दे सकता है, पर वो आएगा नहीं, क्योंकि भारत जो है चाइना के लिए बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका और अमेरिका के लिए भी चाइना जो है वो काफी बड़ा मार्केट होता है, और चाइना के लिए भी अमेरिका होता है। तो भारत, चाइना और अमेरिका, इनके बीच में कोई परमानेंट जो एस्केलेशन और ऐसी सिचुएशन मैं नहीं समझता हूँ कि आने जी। वाले टाइम में आएगी। और पाकिस्तान को अकेले ही लड़ना पड़ेगा, वो उनको पता है। अगर उनके पास में किसी की शय होती, टर्की की हिम्मत नहीं है कि ज्यादा कर ले, टर्की के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है। टर्की भारत से और पाकिस्तान से दूर पड़ता है। अगर भारत को किसी से नुकसान हो सकता है तो वो रूस और चाइना के उसके इंटेंशन से होता है। रूस जाएगा नहीं और चाइना आएगा नहीं। चाइना गीदड़ धमकी देता है, वो कभी डायरेक्ट चाइनीज सिपाही तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले होते हैं, वो लड़ने के हालात में ही नहीं होते, वो तो लद्दाख में ही पिट गए थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो लंबे समय तक युद्ध करेगा। दूसरा, चाइना का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो सीपीईसी का है। अगर उनके, मैं बार बार आपके चैनल पे भी मैंने बोला था कि पीओके का जो मर्जर होगा तो मर्जर में भारतीय सेनाओं जी। के ऑपरेशंस की जरूरत कम पड़ेगी। हम वो सिचुएशन ला देंगे कि सामने वाला मजबूर हो जाए, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था, और वहां की जो जनता है वही रिवोल्ट करके इसमें आएगी। चाइना जो है उसमें डिप्लोमेटिक डील कर सकता है कि भाई आप जो है हमारे सीपीईसी को आप एग्री करिए और इसके फंडिंग में हम सपोर्ट करते हैं, आप हमसे जो है इसमें कंसेशन लेके पीओके के आप इसमें मर्जर करिए, पर ये पोर्शन हमारे रहेगा, या वो आप पूरा लीजिए, एक्साइज की बात करते जी। हैं। ऐसी हाइपोथेटिकल बातें होती। जी। चाइना नहीं आएगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। पाकिस्तान 71 वार में कौन सा चाइना आया, 65 वार में कौन सा चाइना आया, हाँ। नहीं आया। जबकि पाकिस्तान टूट रहा ये था, तमाम चाइना ये ने कुछ नहीं तमाम किया। तरह के संकेत हैं जो अपनी अपनी बातें साफ तौर पर दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। भारत तैयार है। भारत ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज ने कहा है कि भारत ने जो किया है वो एक्ट ऑफ वॉर है। जगह और समय चुनकर हम भी हमला करेंगे, इसलिए भारत तैयार है। देश भर के तमाम इलाकों में मॉक ड्रिल कर ली गई है और भारत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है कि अगर कुछ भी हरकत पाकिस्तान ने की तो इससे ज्यादा और भयंकर रूप भारत का पाकिस्तान को दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा परिहार साहब का, शुक्रिया करूंगा मनन द्विवेदी जी का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में शामिल रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।